नूह हिंसा पर हरियाणा सरकार का एक्शन। जी हां, नूह में अर्धसैनिक बलों की 20 कंपनियां तैनात की गई हैं। हिंसा को लेकर 21 एफआईआर, जी हां 21 एफआईआर दर्ज की गई है। नूह हिंसा में 19 पुलिस वाले समेत 26 घायल हैं। नूह हिंसा में 2 होमगार्ड समेत 3 की मौत। भरतपुर की 4 तहसील में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं ताकि किसी भी तरह की अफवाह न फैले और पूरे इलाके में शांति स्थापित करने में प्रशासन को मदद मिल सके। और हरियाणा के कई शहरों में हुई हिंसा पर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। 2 दिन पहले मोनू मानेसर की सोशल मीडिया पर एक पोस्ट आई। पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर दोनों पक्षों में टकराव देखने को मिला। दोनों तरफ से भड़काऊ पोस्ट डाली जा रही थी। क्या यह भी हिंसा के पीछे एक वजह हो सकती है? यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। लेकिन हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का यह कहना है कि इस हिंसा का मोनू मानेसर के वीडियो से कोई लेना देना नहीं है। हरियाणा के नूह इलाके में शोभा यात्रा के दौरान जिस तरीके से हिंसा हुई, पथराव हुआ, उसके बाद अगले दिन क्या तस्वीरें हैं ये मैं आपको दिखा रहा हूं। इस वक्त मैं नलहर रोड पे हूं और ये वही रोड है जो नूह शहर से नलहर मंदिर की तरफ जाता है। और नलहर मंदिर की तरफ से जब आप निकलेंगे, आप देखें कि इस सड़क पे इस वक्त भी क्या हालात हैं। अगर देखें तो अभी भी यहाँ जो सामान है वो जलते हुए टायर नज़र आ रहे हैं। और सामने अगर आप तस्वीरों में देखेंगे तो आप ये देखिए कि किस तरीके से जो गाड़ियाँ इस रोड पे जली हुई थी, उन गाड़ियों को हटाने का काम फिलहाल यहाँ पे किया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि यहाँ क्रेन्स आई हैं। हरियाणा जो पुलिस है उसके जवान, हरियाणा ट्रैफिक पुलिस के जवान यहाँ मौजूद हैं। और जो जितनी भी गाड़ियाँ जो इस सड़क पे जली हुई थी, उन सभी गाड़ियों को यहाँ से हटाने का काम किया जा रहा है। लेकिन अभी भी नलहर रोड पर अगर आप तस्वीरें देखें तो ये जो तस्वीरें हैं, ये देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उपद्रव की तस्वीरें कितनी भयावह रही होगी। पूरी जो सड़क है वो बिल्कुल काली पड़ी हुई है। और अगर आपको मैं तस्वीरें दिखाऊं तो जली हुई गाड़ियां, जले हुए टायर, और ये देखिए ये गाड़ी जली हुई है। और अब इस क्रेन की सहायता से इस गाड़ी को यहाँ से हटाने की कोशिश की जा रही है। यानी पूरे नलहर रोड पे इस तरह की तस्वीरें आपको दिखेंगी जहां पे ये हालात हैं। और यहां से फिलहाल अब पुलिस और प्रशासन की कोशिश यही है कि जो तमाम गाड़ियां जो इस हिंसा में जली थी, उन गाड़ियों को यहां से हटाया जाए, सड़क को साफ कराया जाए। ये देखिए सामने तस्वीरें, ये जेसीबी मशीन्स आ गई हैं, ये क्रेन्स आ गए हैं। और इन मशीनों और क्रेन्स की सहायता से अब धीरे धीरे करके नलहर रोड को साफ करने की कोशिश की जा रही है। ब्रिजेश गजेंद्र के साथ सुमंत कुमार, TV9 भारतवर्ष, नलहर रोड, नूह, हरियाणा। हरियाणा की नूह में सोमवार को हुई हिंसा के बाद नलहर रोड पे जहां से शोभा यात्रा निकली थी, उसके बाद की क्या तस्वीरें हैं ये आप देख सकते हैं। पूरे नलहर रोड पे किस तरीके से आगजनी के निशान है वो साफ तौर से दिख रहे हैं। और इस हिंसा के दौरान जो गाड़ियां जली थी, उन जली हुई गाड़ियों को हटाने का काम फिलहाल पुलिस और प्रशासन कर रही है। और सामने तस्वीरों में देखिए कि किस तरीके से पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पे मौजूद हैं और क्रेन्स और जेसीबी की सहायता से यहाँ पे गाड़ियों को हटाने का काम किया जा रहा है ताकि इस सड़क को क्लियर किया जा सके। पूरी तस्वीरें अगर आप देखें तो ये देखिए कि यहाँ पे ये जेसीबी की सहायता से सड़क को खाली करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन पूरी सड़क पे आप तबाही के निशान साफ तौर से देख सकते हैं। जले हुए टायर अभी भी आप देख सकते हैं कि जलते हुए दिख रहे हैं। और यहाँ पे कई गाड़ियाँ जो हैं, जेसीबी मशीन्स और क्रेन, इनकी सहायता से तमाम जो जली हुई गाड़ियां हैं, तमाम मलबे हैं, उनको हटाने का काम फिलहाल किया जा रहा है ताकि इस रोड को सामान्य किया जा सके आवाजाही के लिए। इस वक्त मैं हरियाणा के नूह में नलहर महादेव मंदिर के ठीक सामने मौजूद हूं। और आइए आपको हम लेके चलते हैं मंदिर के भीतर और आपको ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि कल जिस वक्त ये घटना हुई यहाँ पे, उस वक्त यहाँ का मंजर क्या था। ये नलहर महादेव मंदिर है, बहुत प्राचीन मंदिर है, काफ़ी आस्था है लोगों की यहाँ से। और यहीं से शोभा यात्रा निकली थी। ये तस्वीरें देखिए, ये आप देखिए एकदम पहाड़ियों के ठीक बीच ये मंदिर है सामने। और यहीं पहले पूजा पाठ के बाद यहाँ से जब शोभा यात्रा निकली तो यहाँ से जब कुछ दूर आगे गई थी शोभा यात्रा, तो शोभा यात्रा पे पथराव हुआ। पथराव के बाद बड़ी संख्या में लोग वापस इस मंदिर में आए थे शरण लेने के लिए। और जिस वक्त ये घटना हुई, पूरा मंदिर परिसर श्रद्धालुओं से खचाखच भरा हुआ था। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक आसपास ये जो आप पहाड़ी देख रहे हैं, इस
इन पहाड़ियों से भी पथराव किया जा रहा था और कई घंटे की मशक्कत के बाद जो तमाम हजारों लोग जो श्रद्धालु यहाँ फंसे हुए थे उन्हें निकाला जा सका था। ये तस्वीरें देखिए, यहाँ भी जो मंदिर परिसर में आपको पत्थर दिखाई देंगे छोटे छोटे जो यहाँ पे इकट्ठा किए गए हैं, तो इस तरह का मंजर यहाँ पे था। और वाकई जो मंदिर के मुख्य पुजारी हैं उनका साफ तौर से कहना है कि दोपहर के बाद माहौल बिगड़ा, उसके बाद बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे मंदिर में शरण लिए और मंदिर में शरण लेने के बाद जब पुलिस जो काफ़ी संख्या में जब पुलिस आई उसके बाद भी कई घंटे लग गए तमाम लोगों को सुरक्षित यहाँ से बाहर निकालने में। ये जो सामने आप मंदिर देख रहे हैं, इसी नल्हर महादेव मंदिर में पूजा करने के लिए तमाम लोग आए थे और यहीं से वो शोभा यात्रा निकली थी। उस वक्त का मंजर बेहद एक तरीके से कहें कि खौफनाक था। जो तस्वीरें हैं कि किस तरीके से पहाड़ियों से ऊपर से पथराव यहाँ पे किया जा रहा था और हालांकि शाम तकरीबन 6 साढ़े 6 बजे तक यहाँ से श्रद्धालुओं को निकाला जा सका, ऐसी जानकारी मंदिर के मुख्य पुजारी ने दी है। तो यहीं से जब शोभा यात्रा निकली तो उस पर पथराव हुआ था। तो देखिए, हरियाणा के जो तमाम हिंसा प्रभावित इलाके हैं वहां पर TV9 भारतवर्ष की टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और पल पल की अपडेट आपको दे रही है। थोड़ी देर पहले TV9 भारतवर्ष पर हमसे हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने भी बात की। उनका जो बड़ा बयान था वो क्या था, ये देखिए। यात्रा में हिंसा के पीछे साजिश की बात कही गई है अनिल विज की तरफ से। उन्होंने सवाल पूछा है कि इतने पत्थर आखिर कैसे इकट्ठा हो गए, इसकी जांच जरूरी है और जांच की जा रही है। नूह में हिंसा अचानक नहीं हुई, मास्टरमाइंड की जांच होगी। वो कह रहे हैं कि इसके पीछे वेल प्लान्ड साजिश है। एकदम जो इतने बड़ा बवाल हुआ है, इतनी बड़ी हिंसा हुई है, ये अचानक घटित हुआ मामला नहीं है। इसको किसी न किसी ने इंजीनियरिंग की है, किसी न किसी ने मास्टरमाइंड किया है। लेकिन मैं एकदम किसी नतीजों पर नहीं पहुंचना चाहता हूं क्योंकि हम जांच कर रहे हैं। जांच करने के बाद तथ्यों सहित हम ये पता करेंगे कि भी कौन इसके पीछे है, कौन प्रदेश की और देश की शांति को भंग करना चाहता है। इतनी बड़ी तादाद में, सैकड़ों की तादाद में लोग तो इकट्ठा नहीं हो जाते। क्या पहले से ऐसी आशंका थी प्रशासन को कि शोभा यात्रा के दौरान माहौल खराब हो सकता है? नहीं देखिए, आपको लग रहा है ये साजिश है? एकदम जैसे ही हमें पता लगा उसी वक्त बिल्कुल ये मास्टरमाइंड किया है किसी ने। इतने पॉइंट्स पर, इतने नाकों पर इतने पत्थर इकट्ठे नहीं हो सकते, इतनी गोलियां इकट्ठी नहीं हो सकती हैं, इतनी जगह से गोली नहीं चल सकती है। ये कहीं ना कहीं कौन लोग हैं, हम अब इसकी, क्योंकि सबसे पहले जो प्राइमरी हमारा काम है वो है वहां पर शांति स्थापित करना। सवाल यहां पर अनिल विज साहब ये भी है कि आप कह रहे हैं कि अचानक हिंसा हुई, तो आप राज्य के गृह मंत्री हैं, क्या आपकी पुलिस फोर्स के जरिए, इंटेलिजेंस के जरिए, प्रशासन के जरिए आपको इस बात का अंदाजा नहीं लगा कि इस पैमाने पर हिंसा हो सकती है? नहीं, देखिए वो भी हम फाइंड आउट करेंगे, परंतु मेरे पास ऐसी, मेरे होम डिपार्टमेंट के पास ऐसी कोई इनपुट नहीं थी। क्यों नहीं थी, जांच में वो भी एक विषय है, उसको भी हम फाइंड आउट करेंगे। जांच करेंगे, दोषियों के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी ये भी इस वक्त देश जानना चाहता है, क्योंकि आप खुद कह रहे हैं कि इसके पीछे एक बड़ी साजिश आपको नजर आती है। तहत बिल्कुल मैं जाना चाहता हूं इस बात के लिए, कानून के तहत जो सख्त से सख्त इनके खिलाफ कार्रवाई होगी वो की जाएगी। मैं जानना चाहता हूं इसका। अनिल जी, आप थोड़ी देर पहले अभी कह रहे थे कि ये इस बात की आशंका प्रशासन को थी कि इस तरह का कुछ हो सकता है और अचानक से इस तरह से पत्थर इकट्ठा हो जाते हैं, सैकड़ों की तादाद में भीड़ हावी होना शुरू हो जाती है, पत्थरबाजी करती है, आगजनी करती है, प्रशासन को भनक नहीं लगती। आप खुद कह रहे थे कि एक मंदिर में लोगों को होस्टेज तक बनाया गया, उन्हें भी छुड़वाया गया प्रशासन के जरिए। जी, मैं आपसे कह रहा हूं बार बार कि ये अचानक घटी हुई घटना नहीं है। ये किसी न किसी ने इंजीनियरिंग की है, किसी न किसी ने इसको मास्टरमाइंड किया है। कोई ना कोई हैं जो प्रदेश की और देश की शांति को भंग करना चाहते हैं और मैंने सारी पुलिस लगा दी है वहाँ पर। मैंने आपको बताया, मेरे DGP PK अग्रवाल खुद मौके पर खड़े हैं, खुद वो वहाँ पर मौजूद हैं, सारी स्थिति को देख रहे हैं। लेकिन अनिल विज साहब, फिर तो इसका मतलब ये हुआ कि उपद्रवी जो है वो आपसे आगे निकले, आपको भनक तक लगने नहीं दी, प्रशासन को भनक तक लगने नहीं दी कि उनके इरादे क्या हैं? नहीं, ये सारी चीज़ें भी हम जांच कर रहे हैं कि क्यों हुआ और क्यों ये पता नहीं लगा, इसको भी देख रहे हैं। और वो कोई अगर हमारे कर्मचारी का
निर्दोष होगा उसके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। तो फिर पकड़ा क्यों नहीं गया? सवाल मूल तो यही उठता है कि अगर इस तरह की आपको आशंका थी कि कोई कॉन्स्पिरेसी रची जा रही है, कोई इंजीनियर है इसके पीछे, तो क्यों नहीं पकड़ा गया? नहीं, देखिए अब जांच करके करेंगे ना जी। तत्काल एकदम किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए। वो अनिल जी, ठीक नहीं आपने अगर तस्वीरें देखी हो, बहुत हिला देने वाली तस्वीरें, ये पता लगेगा फिर हम। ग्राउंड जीरो से इतनी हिला देने वाली तस्वीरें आई मैंने हैं, भी वही विजुअल्स देखे, जगह जगह जो आप पत्थर देख पड़े रहे हो, हुए हैं, सैकड़ों पत्थर। जो आप विजुअल्स देख रहे हो जी, और ये सवाल उठाते हैं कि इतनी बड़ी तादाद में लोग कैसे गाड़ियों को फूंक देते हैं? किसी न किसी ने मास्टरमाइंड किया है। तो हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज, जिन्होंने TV9 भारतवर्ष से बातचीत की और कुछ बातें बड़े स्पष्ट तरीके से उन्होंने कही। पहली बात यह कि इस पूरे मामले में ऐसा लगता है कि बहुत कुछ प्लान किया गया था, इसकी जांच की जाएगी। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि पहली प्राथमिकता यह है कि इस पूरे इलाके में शांति स्थापित की जाए, लॉ एंड ऑर्डर को फिर से स्टेबल किया जाए। साथ ही उन्होंने ये कहा कि इस विषय को लेकर हम बहुत गंभीरता से जांच कर रहे हैं और जो भी इसमें नुकसान हुआ है उसका भी असेसमेंट किया जाएगा। तो अनिल विज ने ये सारी बातें कही। और देखिए, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से जब ये घटना हुई थी तब कैसे आगजनी हुई, कैसे गाड़ियां जो यहां पर मौजूद थी उनको जलाया गया और धू धू करती ये गाड़ियां आप इस वीडियो में देख सकते हैं। सुबह हालांकि जब हमारे संवाददाता पहुंचे, जब घटनास्थल पर हमारे संवाददाता पहुंचे, उन्होंने ग्राउंड पर जायजा लिया तो वहां के चश्मदीदों ने आंखों देखी बताई। और TV9 भारतवर्ष की तमाम टीमें कल से ही ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। उपद्रवियों ने नूह के साइबर थाने को भी निशाना बनाया। थाने के अंदर तोड़फोड़ की गई तो बाहर खड़े वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया। विवेक शर्मा हमारे संवाददाता जो नूह में मौजूद हैं, उनकी ये ताजा रिपोर्ट देखिए। तो हम नूह में मौजूद हैं और मेरे ठीक सामने आपको पुलिस स्टेशन साइबर क्राइम नूह नज़र आएगा। यहाँ पर काफ़ी तादाद में उपद्रवी पहुँचे थे और उन्होंने यहाँ पर आगजनी की वारदात को अंजाम दिया। मेरे ठीक सामने आपको ये सरकारी गाड़ी नज़र आएगी जो कि पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकी है। इसके साथ में अन्य गाड़ियाँ जो खड़ी हुई थी उनको भी पूरी तरह से आग के हवाले कर दिया था। उपद्रवी यहीं भी शांत नहीं हुए, वो थाने के अंदर तक पहुंच गए और थाने के अंदर बताया जा रहा है तकरीबन 8 से 10 लोगों का स्टाफ मौजूद था। उनको मजबूरन फायरिंग करना पड़ा जिसके चलते उन्होंने अपनी जान बचाई। लेकिन उपद्रवी जो है बिल्कुल शांत होने का नाम नहीं ले रहे थे। उन्होंने बाकायदा एक बस को अपने कब्जे में ले लिया था और उसके बाद उन्होंने इस थाने की दीवार को तोड़ने की पूरी कोशिश की थी। तो लगातार उपद्रवी जो है वो थाने के अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे और दीवार फान कर अंदर आ रहे थे। ये मेरे ठीक सामने आपको जो बस नज़र आएगी, इस बस के शीशे पूरी तरह से चकनाचूर हैं। सारे शीशे जो हैं वो तोड़े गए हैं। बताया जा रहा है कि उपद्रवियों ने इस बस को अपने कब्जे में ले लिया था और उसके बाद वो बस को थाने के अंदर दाखिल करना चाहते थे, जिसके चलते उन्होंने दीवार से टक्कर मारी और ये देख सकते हैं कि बस यहाँ पर जो है वो खड़ी हुई है। यहाँ से उपद्रवी थाने के अंदर दाखिल हो गई है बताया जा रहा है और उसके बाद लगातार यहाँ पर पत्थरबाजी की गई और आगजनी की वारदात को अंजाम दिया गया। ये जो सामने आप दीवार देख रहे हैं ये हाईवे से सटी हुई दीवार है, इस पर भी उपद्रवी चढ़ गए थे और वहाँ से लगातार पत्थरबाजी की जा रही थी। ये जो पुलिस स्टेशन है उसके अंदर लगातार पत्थरबाजी की जा रही थी। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि जो टीम की शेड है ये टूटी हुई आपको जगह जगह से नज़र आएगी। यहाँ पर जो है पत्थरों से ये पूरी जो शेड है वो यहाँ पर आपको टूटी हुई नज़र आएगी। उसके अलावा बताया जा रहा है कि उपद्रवी यहाँ भी नहीं रुके, उसके बाद वो थाने के अंदर भी दाखिल हो गए थे और यहाँ भी उन्होंने जमकर तोड़फोड़ की और यहाँ पर जो है उसके बाद वो रुक नहीं रहे थे और लगातार थाने के अन्य जगहों पर जा रहे थे। तो उपद्रवी काफ़ी तादाद में यहाँ पे पहुँचे थे। जो पुलिस वाले थे वो किसी तरह से यहाँ से साइड में यानी कि कोने में जाकर छुप गए। पहले उन्होंने फायरिंग की लेकिन काफ़ी तादाद होने की वजह से वो लोग कोने में जाके छुप गए क्योंकि उपद्रवियों की तादाद काफ़ी ज़्यादा थी और इस थाने के चारों तरफ सिर्फ उपद्रवी जो है वो नज़र आ रहे थे जो कि लगातार पत्थरबाजी कर रहे थे और आगजनी की वारदात को अंजाम दे रहे थे। यहाँ पर उन्होंने बाकायदा एक बाइक को भी आग के हवाले कर दिया था। तो यहाँ के जो जवान हैं उनका ये कहना है कि उपद्रवी रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, लगातार वो पथराव कर रहे थे और पूरी प्लानिंग के साथ यहाँ पर आए थे। यानी कि उन्हें पहले से पता था कि यहाँ पे साइबर थाना है, जिसके चलते वो लोग यहाँ पे पहुँचे थे और यहाँ पर जो है उन्होंने आग के हवाले बाइक को कर दिया था। ये देख सकते हैं तस्वीरों में कि ये
साइबर क्राइम थाने की तस्वीरें हैं अंदर की, और यहाँ पर ये बाइक जली हुई आपको नज़र आएगी। ये पुलिस के जवान की बाइक है जो कि यहाँ पे खड़ी हुई थी। यहाँ से दीवार फांदकर उपद्रवी अंदर आ गए थे और उसके बाद उन्होंने यहाँ पर बाइक को आग के हवाले कर दिया था। और इस पूरे हिंसा के मामले पर राजनीतिक दलों की तरफ से भी बयान सामने आने लगे हैं। हरियाणा हिंसा पर कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला से भी TV9 भारतवर्ष ने बात की। TV9 ने कांग्रेस नेता सुरजेवाला ने TV9 से कहा, जब हिंसा का इनपुट था तो इंतजाम क्यों नहीं, ये सवाल उठाएं। वक्त रहते RPF की तैनाती क्यों नहीं हुई, मोनू मानेसर पर नजर क्यों नहीं रखी गई। सुरजेवाला ने ये तमाम सवाल उठाए TV9 भारतवर्ष से बातचीत में। हिंसा और हिंसा की जांच क्यों है सवालों के घेरे में? मुझे एक बात बताइए, हरियाणा में पिछले 75 वर्षों में कभी भी धार्मिक दंगे नहीं हुए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के आने के बाद पहले हरियाणा में जातीय दंगे हुए और अब एक साजिश के तहत धार्मिक दंगे भड़काए जा रहे हैं। ये सीधे सीधे पॉलिटिकल फेलियर है चीफ मिनिस्टर श्रीमान मनोहर लाल खट्टर का। पुलिस और इंटेलिजेंस फेलियर भी है। क्लियर कट रिपोर्ट थी। सोनू मानेसर जो इस बात के लिए कुख्यात है, बदनाम है कि वो इस प्रकार का धार्मिक उन्माद फैलाता है, वो इसका हिस्सा होगा। बाकायदा इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स और इनपुट्स थे कि इस प्रकार का हादसा हो सकता है। उसके बावजूद भी उचित प्रबंध क्यों नहीं किए गए? और जब हिंसा का अंदेशा था तो रैपिड एक्शन फोर्स जो वहां से मात्र कुछ किलोमीटर दूर है वो क्यों नहीं बुलाई गई? SP नू उस समय छुट्टी पर थे, तो आपने रेगुलर SP को वहां क्यों नहीं लगाया? क्योंकि ये सब जानते थे कि इस प्रकार के मामले में हिंसा हो सकती है। और जब हिंसा हो रही थी तो सरकार और प्रशासन आंख मूंदे क्यों बैठा था? मुख्यमंत्री राजधर्म कब निभाएंगे? हाथ पर हाथ धरे रखने से काम नहीं चलेगा। इस बीच अगर ये सब कुछ प्लान्ड था, साजिश के तहत ऐसा किया गया, तो भी कैसे ये मौका मिल गया कि सब कुछ प्लानिंग के तहत हुआ? यानी सर, ईंट पत्थर इकट्ठे कर लिए गए, जगह जगह सड़कों पर आगजनी की गई, अलग अलग ग्रुप्स बनाकर पोजीशनिंग तक ले ली गई, और क्योंकि ये कई किलोमीटर में पूरा लंबा एरिया आता है, उसके तहत एक एक कर ज्यादातर जिले इसकी चपेट में भी आ गए। देखिए, मैं इसीलिए कह रहा हूं ये एक साजिश के तहत हुआ। उस साजिश में दोनों पक्ष इन्वॉल्व हो सकते हैं। हमने पहले दिन से ये कहा, कल भी ये कहा, जो दंगई हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। पर महत्वपूर्ण बात यह है, जब सोनू मानेसर जैसा कुख्यात बदमाश इसका हिस्सा था तो आपको जानना चाहिए था कि कुछ ना कुछ होगा। और दूसरी तरफ अगर पत्थर इकट्ठे किए जा रहे थे तो पुलिस क्या कर रही थी, प्रशासन क्या कर रहा था, सरकार क्या कर रही थी? क्या खट्टर साहब सोए पड़े थे? कह रहे सवाल हैं, लेकिन अभी तक कुछ एक्शन हुआ नहीं, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। देखिए, पोस्ट फैक्टो एक्शन का क्या लाभ है? आज भी कार्रवाई करनी चाहिए। चीफ मिनिस्टर को खुद यहां आकर बैठना चाहिए। मैं इसके दो पहलू देखता हूं। एक पहलू है जो दंगा हुआ, धार्मिक उन्माद हुआ। दूसरा पहलू है हरियाणा की छवि को, खास तौर से गुड़गांव की एक शांति प्रिय सिटी और इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के तौर पर छवि को नुकसान पहुंचा है जी। मुख्यमंत्री स्वयं आगे आकर पूरी स्थिति को अपने हाथ में क्यों नहीं लेते? क्यों वो अधिकारियों के हाथ सब कुछ छोड़ देते हैं हर बार जब हरियाणा के अंदर कोई समस्या होती है? क्यों राजनीतिक नेतृत्व गायब हो जाता है? क्यों ऐसा होता है कि पॉलिटिकल लीडरशिप अपनी जिम्मेवारी से बचकर पतली गली से भाग जाती है? क्यों ऐसा होता है कि जो लोग सत्ता में हैं, भाजपा जजपा के जो वोट लेकर बने थे, वो पल्ला झाड़कर कहीं और गुम हो जाते हैं और पूरा मामला पुलिस या अफसरों के हवाले कर चले जाते हैं? पुलिस और अफसर तो पीस कमेटी कर रहे हैं, सरकार क्या कर रही है? पर राजनीतिक नेतृत्व क्या कर रहा है? राजधर्म कब निभाएंगे? तो रणदीप सिंह सुरजेवाला सवाल उठा रहे हैं कि आखिर मुख्यमंत्री स्थिति को संभाल क्यों नहीं पाए, पहले इनपुट इस हिंसा के बारे में क्यों नहीं मिल पाया सरकार को।